हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं। और जो करंट अफेयर की सीरीज़ है हमारी, जो हम लेकर के जा रहे हैं प्री फैक्ट के लिए और वनडे एग्ज़ामों के लिए है। अभी फ़िलहाल जो हम लेके चल रहे हैं लेटेस्ट जो एग्ज़ाम है अभी आपका CDS और NDA जो 14 नवंबर को है। इससे पहले हम 2 मंथ कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने अप्रैल और मई को देखा। आज हम जून माह को लेकर के आए हैं, जून महीने को, जून मंथ की बात करेंगे। हाँ, मैं बता दूं अक्टूबर तक के पूरे कंप्लीट आ जाएंगे, आपको अक्टूबर तक का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। आपको 7 से 8 महीना का करंट अफेयर ही कवर करना है, मतलब कि आपका CDS और NDA के लिए, और भी जितने आगामी परीक्षाएं होंगी उन सब में भी ये काम आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो मेरे साथ आप चर्चा करते हैं। हाँ, एक बार बता दो, इससे पहले हम लोग जो लेक्चर कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे वो 2 पार्ट में कर रहे थे, मतलब 15-15 दिन का करंट अफेयर को लेकर के चल रहे थे। लेकिन अभी हम जो करंट अफेयर लेकर के आए, अभी मैं एक ही लेक्चर में पूरा 1 मंथ का कंप्लीट करूंगा, पूरा जून माह है। तो अभी जैसे देखो हम जून माह का लेकर आए हैं, तो पूरे में जून महीने की बात करूंगा। पूरे जून, मतलब जो जून मंथ है, इसको पूरे एक मैंने जो लिखा है सिलेक्टेड चीज़ें लिखी हैं, और इसमें आपका इकोनॉमी, सोशोलॉजी, मतलब सोशल साइंस वगैरह है, जो जितने भी सोशल इवेंट हैं और अवार्ड हैं, प्राइज़ हैं, और आपका स्पोर्ट्स है, आपके एक्सरसाइज हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, डिफेंस है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, और भी जिसमें साइंस एंड टेक है। जितने भी सारे सब्जेक्टों को मैंने एक साथ ले लिया है, और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें लगी मुझे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने छांट ली हैं। देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आप। तो ये देखिए मेरे साथ पहला यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला। 1 जून को क्या हुआ है? विश्व दुग्ध दिवस, मतलब दूध यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया। कब? मतलब कि 1 जून को। तो 1 जून को ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है और इम्पोर्टेंट। और बता दूं मैं एक चीज़, आपको शायद जानकारी ना हो, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा, जिनको पता नहीं तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं। हमारा भारत है जो इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में 1st पोजीशन पे है। तो इम्पोर्टेंट और हो जाता है कि मिल्क पोजीशन में 1st नंबर पे है, और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, मतलब वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया गया है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अभी नए अध्यक्ष चूज किए गए हैं, मतलब NHRC के, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, वो बनाए गए जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को। तो जो जस्टिस है अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया। मैं बता दूं NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मानव अधिकार की बात करती है, और इसके अभी हाल ही में, और ये जो बनता है बंदा, या जिसको मतलब कि रिटायर्ड जज हो, या वो मतलब कंटिन्यू कार्यकाल के दौरान भी इसमें अपॉइंट हो सकता, लेकिन अभी तक ज़्यादातर इसमें जो बने वो रिटायर्ड जज ही इसके मतलब चेयरमैन बनते हैं। इससे पहले कौन थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले मतलब कौन थे अभी जस्ट जो अभी जो हाल में बने, जून के महीने में बनाया है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को। तो ये अभी मतलब कि अरुण कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन बने अभी जस्ट। और इनकी मुझे, हाँ एक बात और, कि जो NHRC है उनके अध्यक्ष की आयु क्या रहती है, एज क्या रहती है, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखते हैं, मैं आगे चर्चा करता हूं। तो याद रखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए चेयरमैन जिसको चूज किया गया है या चुना गया है, वो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को। आगे बात करता हूँ, इंपोर्टेंट है आगे वाली लाइन, देखिए, भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। अब इंपोर्टेंट क्यों है? देखिए यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखो मैं बता दूं, जब उस समय पे हमारा संविधान लिखा जा रहा था, तो उस समय के जो मेंबर, जितने लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि हमारी संविधान सभा में, तो उन सब मेंबर, तो अभी वो तो कोई जिंदा नहीं था। ऐसा नहीं कि अभी जैसे उस समय जवाहरलाल नेहरू भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, पट्टाभी सीतारामन, मतलब बहुत सारे मेंबर थे, और लेडीज़ भी थी बहुत सारी। तो ये सब लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो उस समय अभी तक कौन जिंदा बचेगा? मतलब 1946 की बात है, 47 में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट हुआ, और मतलब कंप्लीट आके 50 में हो गया था। तो ये लिखने के बाद तो अभी तो कोई जिंदा नहीं, लेकिन 1% जो बचे थे, जो उस मेंबर मतलब उस सभा के अध्यक्ष थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो वो अभी लास्ट मेंबर थे, तो अभी उनका डेथ हुआ है। तो अंतिम जीवित सदस्य, तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, इसके साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी पढ़ सकते हैं, भारतीय संविधान सभा के पूरे सदस्यों के बारे में और उनके कितने कार्यकाल, ये सब जान सकते हैं। तो इन सदस्य का नाम है TM कलियानंद गोंडोल, ये साउथ के हैं, TM कलियानंद गोंडोल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, तो याद रखना इस चीज़ को आप।
कि भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया है, जो अभी हाल में TM कल्याणन गोंडोर है, ये अंतिम जीवित सदस्य बचे थे। इसके साथ मेरे साथ अगला पॉइंट देखिए, असम राइफल्स। असम राइफल्स के जो महानिदेशक मतलब कि चेयरमैन, जो अभी जस्ट इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। तो ये देखो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को, और ये बता दूं आप CDS NDS जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन सब फोर्सों से ये मतलब कि आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल्स वगैरह और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF, BSF, CSF और SSB और आपकी मतलब कि BSF जितने भी फोर्स हैं, NDRF वगैरह है, और आपका SPG हो गई आपकी, और मतलब कि कैट वगैरह है, और भी जितनी भी ब्लैक कैट बोलते हैं उसको, मतलब और भी जितनी भी फोर्सेस हैं, तो वो उनके साथ आपको एक साथ कभी कभी एक्सरसाइज और वर्क भी करने पड़ते हैं। तो असम राइफल्स है, असम राइफल जो आपके असम में स्पेशल है इसका, और इसका जो अभी बनाया गया है इसका महानिदेशक मतलब चेयरमैन जिसको बनाया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को। तो ये चीज़ें याद रखना, फॉर एग्जांपल इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, NDRF, CBI, IB, रॉ, जितनी भी एजेंसी, इन सब के चेयरमैन और महानिदेशक याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में ये सारे बहुत पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाएगा, तो ये आप याद भी करके जाना। माउंट एवरेस्ट पर नेत्रहीन, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर बार माउंट एवरेस्ट आ रहा है। इससे पहले आप लोग 2 मंथ के करंट अफेयर में देख चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट पर कोई ना कोई पर्वतारोही किस प्रकार से अपना नया रिकॉर्ड अपने नाम उनने रिकॉर्ड बनाया है। तो इस बार देखिए फिर भी एक नया रिकॉर्ड आया है, माउंट एवरेस्ट पर नेत्रहीन पहली एशियाई पर्वतारोही। ये कौन है? पहले एशियाई पर्वतारोही बने चीन के झांगहोंग। चीन के कौन बने? चाइना के हैं सब, चाइना के झांगहोंग बने हैं। तो माउंट एवरेस्ट पर नेत्रहीन, पहले नेत्रहीन मतलब कहाँ के? एशिया के। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये देखिए कि नेत्रहीन मतलब अंधे हैं आंखों से, और पहले पर्वतारोही बने, एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में विश्व के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बताएंगे, माउंटेनिस्ट बताएंगे जिनने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये एशिया की है, ठीक है। तो विश्व के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ मैं, रेबीज। तो ये रेबीज सभी जानते हैं, ये रेबीज किससे? कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, जो डॉग है उनके काटने से एक वायरस के द्वारा होती है। रेबीज एक वायरस रहता है। अभी ये मुक्त राज्य घोषित किया तो गुआन है, मतलब अभी एक भी रेबीज नाम मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी ऐसी रेबीज नाम की कोई वायरस बीमारी नहीं है किसी भी बंदे को। तो रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है, तो ये किसने किया है? गोवा राज्य को। अगला पॉइंट देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के बीच सूखे से संबंधित समस्या। देखो दोनों राज्यों के हमेशा विवाद बना रहता है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, और ये मतलब पानी की समस्या को लेकर के या सिंचाई की समस्या को लेकर के ये विवाद हमेशा बना रहता है। तो वही विवाद है कि सूखे की समस्या से संबंधित जो विवाद रहा है, तो ये रहा है क्यों? तो ये हुआ है वाटर फॉर वाटर फॉर्मूला, मतलब पानी के बदले पानी दिया जाएगा। कहा है कि आप हमें पानी दीजिए, हम आपको भी क्या देंगे? पानी। ये क्यों दिया है? सूखे से संबंधित समस्या के लिए, क्योंकि अभी देखिए बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ पे चल रहा है। अगला पॉइंट देखिए, मिजोरम सरकार ने जनसंख्या वृद्धि प्रोत्साहन के लिए सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए की क्या देंगे? पुरस्कार देंगे। 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि घोषित की। अब आप कहोगे ये सर ये कैसा क्या चला? वैसे भारतीय में जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर ये क्या अभी सरकार कर रही है मिजोरम सरकार? इसका मैं बता दूं, मिजोरम सरकार की जो जनसंख्या वृद्धि है वो रुक गई है। मतलब कि जैसे जो एक एवरेज रखी गई है कि 2 बच्चे होने चाहिए, तो यहाँ पे मतलब एकदम 1 से भी कम है इनका डाटा। पूरे भारत में सभी राज्यों का देखा जाए तो सबसे कम जो डाटा है वो मिजोरम राज्य का है। तो इसलिए यहाँ की सरकार ने ऐसा कहा है कि जो बच्चे, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या है, क्योंकि वो तो अभी देखो मतलब एवरेज से भी नीचे चली गई है, और जब एवरेज से नीचे गई है तो उसको लाना पड़ेगा ना एवरेज पे, कि अगर ज़्यादा ही कम पॉपुलेशन हो जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यूथ जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है वो एकदम कम हो जाएगी। और जिस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट और हमारा देश का और भी आर्थिक क्रिया हो, चाहे वो साइंटिफिक मतलब एक्टिविटीज़ हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे कल्चर हो, ये सब सारी चीज़ें और चीज़ें रुक भी जाएंगी। जैसे कि अभी देखिए जस्ट आपको पता है चाइना गवर्नमेंट ने इससे पहले ये वन चाइल्ड स्कीम चलाई थी,
और एक पहल की थी, योजना चलाई थी, उसी प्रकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लाए। और अभी जस्ट इनने क्या कह दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना ने कर दी है, अभी जस्ट किया है। तो क्यों किया, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि यंग पॉपुलेशन वहाँ क्या है, ख़त्म होती जा रही है। अब देखिए रबर, जो रबर है, रबर अनुसंधान संस्थान ने असम में, कहाँ, असम राज्य में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया। और जीएम रबड़ में बता दूं प्रतिकूल जलवायु में भी अधिक उत्पादन हो सकता है। देखो क्या हुआ है, जो रबड़, एक जो रबड़ रहती है वो एक ऐसी क्रॉप है जिसको अगर आपका जो क्लाइमेट है अगर उसके साथ वो फेवरेबल नहीं है, उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो अनफेवरेबल जैसी कंडीशन में भी क्या प्रोडक्शन किया जा सकता है, किसका, रबड़ का। तो इसलिए वही बात बोल रहा है कि रबड़ अनुसंधान, जो रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने असम में दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबड़ का फॉर्म परीक्षण शुरू किया, और जिसमें क्योंकि ये प्रतिकूल जलवायु में भी अधिक क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे साथ, झंडा सत्याग्रह हर बार ये सेलिब्रेट किया जाता है, और एक किया कौन करता है, जबलपुर का मध्य प्रदेश राज्य, तो याद रखना, सॉरी मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का क्या, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट। ग्रीन टैरिफ नीति, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी हरित ऊर्जा से संबंधित है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी पावर से रिलेटेड है, सस्ते दरों पर ऊर्जा प्रोवाइड कराएगी, क्या कराएगी, सस्ते दरों पर ऊर्जा मिलेगी इससे। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर के बियान गांव, कौन सा गांव है, एक विलेज है बियान, पहला भारत का ऐसा गांव बन गया है कि कोविड-19 में 100% फर्स्ट डोज इसने टीकाकरण वाला गांव बना है। मतलब ये भारत का पहला गांव बना है जम्मू कश्मीर का, कौन सा गांव, बियान, जिसने 100% जो कोविड-19 के जो वैक्सीन जो लग रही थी वो 100% क्या है, इसने ये पूरा काम कर लिया। यहाँ के 100% लोगों ने कोविड-19 से संबंधित कोविड-19 की फर्स्ट डोज ले ली गई है। तो याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर का कौन सा, मतलब भारत का कौन सा गांव है, जम्मू कश्मीर का पहला, भारत का भी पहला है। यूपी ने महिलाओं के टीकाकरण, जो यूपी में डोज लग रहे थे उसके लिए स्पेशल पिंक के बूथ बनाया, क्या बनाया है, स्पेशल पिंक कलर के एक बूथ बना के रखे थे। तो याद रखना स्पेशल पिंक बूथ किस राज्य सरकार ने बनाया है और किस लिए बनाया और किन के लिए बनाया, तो महिलाओं के लिए टीकाकरण के लिए चीज़ बनाई गई है। तो किस राज्य सरकार ने बनाया, वो बनाया है आपका कहाँ पे, आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला पॉइंट देखिए, बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। कितने परसेंट, 33% आरक्षण की घोषणा कर दी कि हम मेडिकल और इंजीनियर सेक्टर में, जो मेडिकल और इंजीनियर सेक्टर है उनमें 33% वोमेन की सीटें क्या करेंगे, रिजर्व करके रखेंगे। तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट स्लाइड, पहली स्लाइड आपने मेरे साथ ही देखी जो कंप्लीट हो गई, आप जान गए होंगे ये चीज़। इसके साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। ये रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट अभी हाल में इसको अनाउंसमेंट की गई है, और ये किस राज्य में, असम में 6वां राष्ट्रीय नेशनल रिजर्व अनाउंसमेंट किया गया है। 6वां राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित किया गया, कहाँ पे, असम सरकार। इससे पहले असम में 5 को घोषित किया जा चुका है, 5 को। तो ये देखिए 6वें नंबर का है, तो 5 इससे पहले देख लें 5 कौन कौन से हैं असम में, तो सब इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते भी है। काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो एक सींग वाले गैंडे हाथी के लिए फेमस है ज़्यादातर, ये काजीरंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी और डिब्रू संखोबा, तो ये 5 हैं, काजीरंगा, मानस, ओरंग, नमीरी और डिब्रू संखोबा। और 6वां अभी जस्ट अनाउंसमेंट किया गया है, और वो जो आपका अनाउंसमेंट किया गया रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट। तो याद रखना कि असम में ऐसे करके 6 मतलब रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंसमेंट की गई है। इससे पहले 5 थे, अभी 6वें नंबर का। असम से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नेशनल टाइगर रिजर्व है। तो क्या है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य में असम सरकार के द्वारा 7वां राष्ट्रीय उद्यान नेशनल रिजर्व अनाउंसमेंट किया, 7वें नंबर। तो देखो ये 6 हो गए थे, तो 6वें नंबर का आपका हो गया रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, और 7वें नंबर का हो जाएगा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। असम सरकार ने घोषित किया, जो किसके लिए फेमस है, जो हाथियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना ये सब चीज़ें, पॉइंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये 7 तो याद ही कर लेना, क्योंकि असम के नेशनल जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो एक तरफ राज्य दे देगा, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जामों में
आपके जो CDS ND जैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ भी देगा अभी कि रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य सरकार के द्वारा 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, ये किस राज्य में है, ऐसा भी पूछ देगा। और फिर ये भी पूछ सकता है कि देंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो बनेंगे, करंट अफेयर में भी तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफको जो खाद्य से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एग्रीकल्चर से, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड जो फसलों की गुणवत्ता में सुधार करता है और उत्पादन, प्रोडक्शन और क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करता है, वृद्धि करेगा। तो दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड की घोषणा की है, तो किसने की है? इफको ने की है। हरियाणा सरकार ने ऑक्सीवन की घोषणा की है, जो 80 एकड़ में क्या लगाए जाएंगे? यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो किसने किया? ऑक्सीवन का मतलब है पेड़, प्लांटेशन किया जाएगा, पेड़ लगाएंगे। मतलब प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन लिख लो, प्लांटेशन किया जाएगा 80 एकड़ में। तो कौन सरकार कर रही है? हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि हम 80 एकड़ में पेड़ को लगाएंगे। अगला देखिए स्वास्थ्य पुणे में, कहाँ पे? पुणे में रखना। प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी के कीटाणु रहित बनाएगा। क्या बनाएगा? पानी को कीटाणु रहित बनाएगा, प्राकृतिक तेलों का। मतलब जो पानी, गंदा पानी रहता है और जो मतलब कि एकदम डर्टी टाइप का पानी रहता है, चाहे वो आपका किसी भी सेक्टर में हो पानी, तो उसमें क्या करेगा ये कि कीटाणु रहित, मतलब कि उस पर उपयोग क्या करेगा? नेचुरल ऑयल का उपयोग करेगा, उन कीटाणुओं को खत्म करके क्या बनाएगा? उनको शुद्ध करके बनाएगा। तो ये कौन कर रहा है? स्वास्थ्य के वो है, नाम दिया है। और एक रिसर्च सेंटर भी जो कहाँ पे? पुणे में है। तो ये याद रखना। मैं अगली बात करूँ, अगला पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी अनाउंसमेंट की गई गुजरात के केवड़िया जिले को। तो गुजरात के केवड़िया में पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी अनाउंसमेंट हुई है, गुजरात के केवड़िया। अगला देखिए, बिहार के सुपौल जिले, एक जिला है सुपौल की कोसी नदी इंपोर्टेंट है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात आप जानते हो सब। कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से फेमस है। डगमारा जल विद्युत परियोजना, मतलब डगमारा वाटर प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है, वाटर इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। तो क्वेश्चन आएगा कि डगमारा जल विद्युत परियोजना अभी हाल में किस राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट की है? तो बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट की है। हाँ, और किस नदी पे बनाई जा रही है? तो आपकी कोसी नदी पर बनाई जा रही है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट का भी नाम पूछ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जो बिहार स्टेट के स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। बाकी इंडिया लेवल से बात करूँ तो स्टेट याद करोगे आप, चलेगा, हो जाएगा इतने में काम। कंसल्टेंसी फर्म मर्सल द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे हुआ है अभी इसमें। और तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है जिसका नाम है अशगाबाद, क्या नाम है? अशगाबाद को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया की सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये वाला पॉइंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दुनिया के सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया है? तो एशियाई शहर है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। और ये विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगी सिटी बन गई है। तो याद रखना, ये कौन निकालती है? तो कंसल्टेंसी फर्म मर्सल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के द्वारा ये किया गया 2021 में। अभी रिपोर्ट जस्ट पब्लिश की है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? अशगाबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगला देखिए, कोलंबिया में अनाउंसमेंट रिपोर्ट निकाली दुनिया की सर्वाधिक तितलियाँ की वेराइटी मतलब प्रजातियाँ, सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियाँ वेराइटी कहाँ पे है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। ये चीज़ अनाउंसमेंट की गई है। तो ये सब चीज़ें आगे मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। WHO ने नए वेरिएंट्स की पहचान की। वेरिएंट्स किसके? कोविड से, जो कोविड-19 था उसके जो वायरस थे, उससे संबंधित नए वेरिएंट्स या नए वायरस की पहचान की। जैसे कि कोविड-19 खुद एक वायरस है। जैसे कि भारत में 2 नए वायरस आए थे, एक तो कप्पा और एक डेल्टा। तो ये क्वेश्चन जस्ट मैं बता दूं, अभी जो 8 अगस्त को एग्जाम हुआ था असिस्टेंट कमांडेंट में, आप पेपर उठा कर देख सकते हो, डायरेक्ट सारे के सारे एग्जाम उस एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो इसलिए मैं CDS और NDA एस्पायरेंट से कहूँगा कि थोड़ा ए वाला पोर्शन ज़्यादा याद करके जाना, क्योंकि वो उसने सिक्वेंस बना के दिया था कि किस कंट्री में कौन सा मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये डेल्टा जरूर दिया था कि भारत में डेल्टा मिला है। और भारत में कौन सा? कप्पा, 2 मिले, कप्पा और डेल्टा। ब्रिटेन में मिला है अल्फा, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में 2 मिले, बीटा, और 1 मिला है लैम्बडा। 2 मिले, बीटा और लैम्बडा। तो देखो, और ब्राजील में मिला है गामा। तो देखो तीनों रेज पूछ ली, अल्फा, बीटा, गामा। तो याद रखना कि भारत में कप्पा और डेल्टा, ब्रिटेन में अल्फा
और साउथ अफ्रीका में बीटा और लैम्बडा और ब्राज़ील में गामा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। जापान ने अपने देश के यात्रियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है। तो पहला देश बन गया जापान जिसने कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये चीज़ याद रखना। यहाँ देखिए आपने मेरे साथ 2 स्लाइड कंप्लीट की, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। थर्ड स्लाइड देखिए, ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी में बात करूं, ओपन स्काई ट्रीटी से रूस ने, कौन सी ने, रूस कंट्री ने हटने का निर्णय लिया। और इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका भी इस संधि या इस ट्रीटी से अलग हो गया। अब बात आती है ओपन स्काई ट्रीटी या ओपन स्काई संधि क्या है, क्यों इससे हटने की। ऐसा 2 बड़े कंट्री हैं, आपको पता है अमेरिका और रसिया, ये 2 बड़े कंट्री विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री माने जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रियों की कैटेगरी में आते हैं। हमेशा जब भी कंडीशन हुई है तो ये दोनों कंट्री हमेशा अलग रहे, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, चाहे शीत युद्ध देखिए, कोल्ड वर्ल्ड वार देख लीजिए, कोई भी ऐसी इंसिडेंट देख लीजिए, हमेशा पूरा विश्व 2 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आता है। और जिनकी अध्यक्षता एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ कौन करता है, रसिया करता है। तो ऐसे ही देखिए, तो पहले तो देखिए अमेरिका अलग हुआ, अभी बाद में कौन अलग हो गया है, कौन अलग हो गया अभी हाल में। पहले अमेरिका अलग हुआ, अभी हाल में रूस भी अलग हो गया। ये है क्या, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो एक दूसरे के सैन्य बलों मतलब जो आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित जानकारी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्मी की एक्सरसाइज हो, नेवी एक्सरसाइज हो या एयरफोर्स एक्सरसाइज हो और भी किसी डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज हो, साथ में ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिफेंस से रिलेटेड या उससे मतलब टेक्निक से रिलेटेड, तो एक दूसरे को ये शेयर करते थे सारे कंट्री मिल करके। अभी क्या किया है अमेरिका ने, इससे पहले कह दिया कि हम किसी भी देश कंट्री के साथ यहाँ पे ट्रीटी में अब हिस्सा नहीं है और हम अपनी टेक्निक किसी भी कंट्री के साथ क्या शेयर नहीं करेंगे। वही जस्ट अभी रसिया ने भी ऐसे ही किया है और रसिया ने कहा कि हम भी अपनी ट्रीटी मतलब कि आपकी जो टेक्निक है और डिफेंस से संबंधित ये सब चीज़ें क्या नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे। तो ये देख लीजिए आप, फिर से ये 2 कंट्री फिर से अलग अलग हो गए इस ट्रीटी से। अगला पॉइंट देखिए, इंपोर्टेंट रहेगा ये ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी। रोजगार आधारित अप्रवासी प्रत्येक देश की सीमा खत्म, मतलब एक ईगल एक्ट लाए हैं जो अभी अमेरिका सरकार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, इसमें क्या हो रहा था, जो मतलब आपने वीज़ा B1 ऐसे करके सुना होगा, B1 वीज़ा करके अमेरिका ने कुछ पॉलिसी चलाई थी। तो ईगल एक्ट में अभी क्या कर दिया है कि उस वीज़ा पॉलिसी को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जो वीज़ा पॉलिसी ये रखे थे, वीज़ा नीति को ख़त्म कर दिया, इसको अभी अनाउंसमेंट कर दी कि क्या है, ख़त्म कर दिया है, तो वीज़ा नीति को ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ याद रखना। इसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट देखिए, चीन के जियांगसू प्रांत, तो चाइना में एक जगह जियांगसू प्रांत S10 और N3, मतलब जियांगसू प्रांत में S10 और N3 बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है जो इंसानों में खोजा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कहोगे सर बर्ड फ्लू तो नॉर्मली होता है कि अभी इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि पहला मामला, नहीं, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि बर्ड फ्लू मिला है। बर्ड फ्लू तो एक बेसिक सी, मतलब आप बोल सकते हो बर्ड जो फ्लू है वो एक बेसिक सी चीज़ है, नॉर्मली हो जाता है, मतलब कि और ज़्यादातर होता है जो मुर्गियां होती हैं, तो इनमें ये ज़्यादातर चीज़ें, मतलब पक्षियों में ज़्यादातर ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये देखो आपको जो वेरिएंट्स मिले हैं जिसके अंदर वो इंसान में मिला है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चाइना के जियांगसू प्रांत में S10N3, तो याद रखना बर्ड फ्लू का S10N3 का पहला वेरिएंट मिला है जो इंसान में देखा गया है। वो कहाँ मिला है, चाइना। चाइना ही करता है ऐसी सब हरकत है। कोविड-19 तो चाइना, इससे पहले जितने भी वायरस आए तो चाइना, मतलब सब उल्टा सीधा पता नहीं क्या करता रहता। देखिए यहाँ पे पी योर कॉन्टैक्ट एक ऐप आया है, तो याद रखना यह एक मोबाइल ऐप है। क्या है, यह एक मोबाइल ऐप है और मोबाइल ऐप है जो किसके, कुछ बैंक ने लॉन्च किया, कोटक महिंद्रा। ये अपने कोटक महिंद्रा ग्राहकों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोटक महिंद्रा के जो ग्राहक है, कस्टमर है, उनके लिए किया गया। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य क्षेत्र में, कौन सा सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में $32 मिलियन का ऋण समझौता किया, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ।
किसके साथ किया है, बल्कि मैंने पॉइंट लिखा नहीं तो मैं लिख दिया यहाँ पे कि भारत सरकार ने मिजोरम के स्वास्थ्य क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक के साथ $32 मिलियन का समझौता किया है। तो याद रखना। आगे बात करता हूँ कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। एक कवच नाम से योजना चलाई है, किसने चलाई है, ये SBI बैंक के द्वारा चलाई। किस बैंक के द्वारा, SBI बैंक के द्वारा चलाई गई। कोविड-19 मरीजों को 5 लाख का ऋण देगी। क्या देगी, अगर किसी को इसका जो कस्टमर है इसके जिनके अकाउंट SBI बैंक में है तो कवच योजना के तहत वो 5 लाख का वहाँ से लोन ले सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए। फिर बैंक उनको आपको क्या, और ये दिए 60 महीने के लिए है, 12×5 मतलब कि 5 साल के लिए आप 60 महीने तक आराम से लोन वो चुका सकते हैं। तो ये योजना किसकी है, तो SBI बैंक के, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई। DRDO ने क्या किया अभी हाल में, निर्भय मिसाइल। कौन सी मिसाइल, निर्भय मिसाइल उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर से एकीकृत परीक्षण रेंज ITR, मतलब कि अभी क्या है याद रखना कि निर्भय मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। और उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर से इसको स्टार्ट किया। कहाँ किया गया, उड़ीसा के बालासोर चांदीपुर से इसे लॉन्च किया। अगली देखिए DRDO ने बंगाल की खाड़ी में APJ अब्दुल कलाम द्वीप, देखो APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है और ये कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है, अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि P नाम दिया है। अग्नि P मिसाइल को परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको अभी जस्ट क्या किया गया है, लॉन्च किया। मैं बता दूं अग्नि मिसाइल हमारे कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व साइंटिस्ट भी रहे हैं, इन्हीं ने अग्नि जो मिसाइल है इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता, मिसाइल मैन। तो मिसाइल मैन का टाइटल भी किया जाता है। और मिसाइल जितनी भी रही हैं, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, 5th, 4, 5 ऐसे करके 5 मिसाइलें लॉन्च हो चुकी हैं। तो मतलब कलाम साहब के नाम पर ये सब चीज़ें की गई। तो देखिए अगला पॉइंट मेरे साथ, इंडियन नेवी ने स्वदेशी हाइड्रो सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक, इंपोर्टेंट है, INS संध्यक 40 साल तक क्या कि इसने 40 साल तक देश की सेवा के बाद क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया है। देश की सेवा के बाद क्या हो गया है, रिटायर्ड हो गया है। तो अभी भारतीय नौसेना में स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्यक, इसने 40 साल अपनी सेवा दी है और इसके बाद क्या हो गया है, ये अभी रिटायर्ड हो गया है, जस्ट अभी हाल में हुआ है, तो ये सेवा मुक्त हो गया। अगला देखिए इंडियन नेवी से संबंधित है। इंडियन नेवी ने हेलीकॉप्टर MS-60, याद रखना वो लिख देगा MS-60 क्या है, MS-60 रोमियो नाम है। ये वो वाला रोमियो नहीं है जो रोड पे घूमता, वो रोमियो की बात नहीं कर रहा है। MS-60 रोमियो की खरीद हेतु किस कंट्री के साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। तो इंडियन नेवी ने अभी हाल में MS-60 रोमियो एक हेलीकॉप्टर है, इस हेलीकॉप्टर को क्वेश्चन आएगा कि MS-60 पहली बात तो है क्या, MS-60 रोमियो क्या है, तो MS-60 रोमियो एक हेलीकॉप्टर है। फिर आएगा कि किस कंट्री के साथ समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ किया। किस सेना ने किया है, तो नौसेना, मतलब इंडियन नेवी ने एग्रीमेंट किया है किसके लिए, खरीदने के लिए। तो ये खरीदने हेतु एक एग्रीमेंट हुआ है और वो किसके साथ किया गया है, MS-60 रोमियो के साथ। इसके साथ अगला पॉइंट देखिए, चाइना के मौसम संबंधी जानकारी जो उपग्रह एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, फोग्यून 4B। तो याद रखना फोग्यून 4B किससे संबंधित, किस कंट्री का सैटेलाइट है, तो चाइना का है, जो आपका मौसम से संबंधित है और मौसम संबंधी सैटेलाइट है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी अभी हाल में शुक्र ग्रह मतलब वीनस पर पहला ऑर्बिटर E-विजन भेजने की घोषणा कर दी है। और ये भेजेगा कब, 2030 में। तो याद रखना कब भेजेगा, 2030 में। तो याद रखना वो कहेगा कि अभी किस एजेंसी ने, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी हाल में मतलब शुक्र ग्रह पर अपने सैटेलाइट भेजने की घोषणा कर दी। तो वो की है, किसने की है, यूरोपीय एजेंसी ने, मतलब कि आपके यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ESA ने की है। वो किस ग्रह पर, तो वीनस पर की है। और कब तक भेजेगा, 2030 पर भेजेगा। तो और उसका नाम क्या है, E-विजन। तो E-विजन करके नाम दिया गया, तो याद रखना। ये देखा आपने मेरे साथ तीनों स्लाइड है, जिसमें आपका करंट अफेयर में जो सारे सब्जेक्ट थे, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और आपके प्राइज, आप प्राइज के साथ यहाँ पे नियुक्तियाँ, डेथ, ये सब मतलब मैं सारा एक साथ लेकर के चल रहा, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं और इतने में कवर हो जाएगा।
तो ये आपको सीरीज लगी, हाँ मैं बता दूं ये पूरे जून महीने का है। मैं अभी इससे पहले जो सीरीज मैंने थोड़ा चेंज किया है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, टाइम हमारे पास कम है, स्टूडेंटों के कॉल भी आए और मेरे पास मैसेज भी आए कि सर थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। तो मैं कहा ठीक है, एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मतलब पूरा कंप्लीट करने की। तो मैंने कोशिश की एक वीडियो में। मेरा नया तरीका कैसा लगा तो इस पर भी कमेंट करना मुझे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, कुछ भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, नई चीज़ें मैं क्या बता सकता वो भी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मंथ के साथ।